हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की जो सीरीज आप देख रहे हैं उसमें क्वांटम संख्याओं में इस एपिसोड में आप आज देखने जा रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या तक अगर हम जाते हैं, इसका मतलब हम कोश में उपस्थित उपकोश के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उपकोश की आकृति और उपकोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन अगर मैं कक्षक तक पहुंचना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था पिछले एपिसोड में कि हम अगर मुंबई के एक 5 सितारा 5 स्टार होटल में अपने दोस्त इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले हैं, तो हम पहले रिसेप्शनिस्ट से मिले जिसने हमको कोश के बारे में जानकारी दी, फिर हम वेटर से मिले जिसने हमको उपकोश के बारे में जानकारी दी। अब हम ढूंढते 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 उस कमरे के पास जाकर खड़े हो गए हैं जहां पर आपके दोस्त इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि इसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या को ये देखिए इस सिंबल से बताते हैं बच्चों, एम अथवा एमएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एमएल द्वारा दर्शाते हैं। अच्छा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है, नाभिक के चारों ओर चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार बताता है, एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार बताता है। चुंबक की भांति व्यवहार क्यों बताता है? ये देखिए ना, नाभिक जो है इसके चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है ऐसे, तो ये इतना फास्ट घूमता है कि ऐसा लगता है जैसे करंट, धारा एक लूप में, मतलब जैसे मान लेते हैं कि सर्किट में फ्लो हो रही हो धारा, करंट, और इसी करंट के कारण चुंबकीय नेचर आ जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक छोटे चुंबक की भांति मान सकते हैं। और ये जो छोटा चुंबक है, ऐसे अगर एक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति व्यवहार बता रहा है। इसका मतलब परमाणु का कुछ परिणामी चुंबकत्व होगा, है ना। अतः परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न परिणामी चुंबकत्व को मापने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका नाम चुंबकीय क्वांटम संख्या रख दिया गया है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो
जितने भी उपकोष के बारे में हमने जानकारी ली, एस, पी, डी, एफ, उनके त्रिविम में अभिविन्यास को बताती है, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बताती है। और आपको जानकर खुशी होगी, ये जो त्रिविम में अभिविन्यास है, इन्हीं को कक्षक कहा जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष, जिसको हमने सबशेल बोला है, के त्रिविम में सभी संभव अभिविन्यास तो अभिविन्यास मतलब 3D अरेंजमेंट, इनको हम इंग्लिश में बच्चों ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास अर्थात ओरिएंटेशन। तो सभी संभव अभिविन्यास जो उपकोष के संभव हो सकते हैं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किसी उपकोष के कुल वास्तव में कितने अभिविन्यास होंगे। तो देखिए, किसी उपकोष के अभिविन्यासों को ही कक्षक कहा जाता है। और कक्षक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। ये देखिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो उपकोष के त्रिविम में अभिविन्यास है, उनको ही हम कक्षक कहते हैं, कहा जाता है। और जो अभिविन्यास हैं, वास्तव में उनकी संख्या कैसे बताई जाती है? किसी उपकोष के त्रिविम में संभव वास्तविक अभिविन्यासों की संख्या, मतलब कक्षकों की संख्या हम इस सूत्र से बताते हैं। देखिए, ये 2l+1 हो सकता है, 2l+1 फॉर्मूला से बताते हैं। तो इससे हमको यह पता चल जाएगा कि किसी भी उपकोष के वास्तव में कितने त्रिविम अभिविन्यास संभव है, मतलब कक्षकों की संख्या उस उपकोष के लिए कितनी है, तथा उन सभी कक्षकों के लिए जो भी आपने कक्षक बताए, उनको कुछ चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान से बताना पड़ेगा ना। जैसे हमने उपकोष की वास्तविक संख्या लिखी और उन उपकोषों के लिए L का संभावित मान लिखा, हमने लिखा था L का संभावित मान 0 से n-1। तो ऐसे ही यहां पर उन सभी कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हमने लिखा है m अथवा ml का संभावित मान, तो ये कितना होगा बच्चों? इसको देखिए ऐसे लिखते हैं हम, +L से -L। L का मतलब हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चुंबकीय क्वांटम संख्या में थी वो यही थी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमको उपकोष के जो विभिन्न त्रिविम में अभिविन्यास संभव हैं उनके बारे में जानकारी देती है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की ओर चक्रण कर रहा है वो एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार बताता है, और इसके कारण जो परमाणु में परिणामी चुंबकत्व होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए
चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। तो परिणामी चुंबकत्व पर भी आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 1 बाय 1 जो विभिन्न उपकोष हम देखकर आए हैं एस, पी, डी, एफ, उनके लिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने कितने कक्षक संभव होंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जैसे यहां पर एक एक करके उपकोष लेते हैं हम। सबसे पहले एस उपकोष। जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो एस उपकोष होता है वो गोलाकार और सममित होता है। इसको बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे टेनिस की बॉल है। आपने देखी होगी टेनिस की हरी कलर की बॉल होती है, आप उसको कहीं से भी पकड़ के देखिए, आपको हमेशा एक जैसी दिखेगी। जबकि जो लेदर की बॉल होती है उसमें आप देखते हैं कि एक तरफ पूरा धागा बंधा हुआ दिखता है, तो वो अलग एक दिशा को बताती है, और अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो अलग दिशा को बताती है। तो जो टेनिस बॉल है बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि एस उपकोष है। तो त्रिविम में एस उपकोष क्योंकि सममित होता है, हमेशा इसका एक ही अभिविन्यास संभव होगा, कहीं से भी पकड़ के देख लीजिए। इसीलिए देखिए एस उपकोष जिसके लिए एल का मान 0 है, यहां पर हम लिख सकते हैं कुल कक्षकों की संख्या। कक्षकों अर्थात त्रिविम में अभिविन्यास, जैसा भी आपको मैंने बताया, त्रिविम में अभिविन्यास की संख्या। तो यहां पर अगर हम देखेंगे जो हमने अभी सूत्र वहां पे लिखा 2l + 1, तो देखिए 2 × 0 + 1, ये देखिए वैल्यू 1 आ गई। अर्थात जो S है, S उपकोष अथवा S कक्षक एक ही बात है। ये देखिए, चाहे हम S उपकोष ले लें या S कक्षक ले लें, एक ही बात है। और ये जैसा कि हम पढ़े हैं गोलाकार है, ऐसा क्योंकि सममित है, तो इसलिए कहीं पर भी हम जाएंगे हमेशा एकदम बराबर बराबर दूरी पर इसकी लाइन मिलेगी, ये जो आउटर लाइन है। और आपको ये पहले ही बता चुका हूं मैं, लाइन का मतलब क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो वो नाभिक के चारों ओर फॉलो कर रहा है। तथा इस एक कक्षक के लिए देखिए, ये जो एक कक्षक है इसके लिए जो ml मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, संभावित मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संभावित मान, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये अभी हमने फॉर्मूला लिखा +l से -l, तो l का मान यहां पे 0 है, तो +0 से -0, ये देखिए इसका मतलब ये तो 0 वैल्यू आ गई। तो जो S उपकोष है उसके लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान हमेशा 0 होता है, और S उपकोष का मतलब केवल एक ही त्रिविम में अभिविन्यास होता है। तो S उपकोष बोल लो या S कक्षक बोल लो, एक ही बात है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब हम वहां पे P और D के लिए लिखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे अब मैं लिखता हूं P उपकोष के लिए, जिसके लिए L का मान 1 है, और यहां P उपकोष के लिए कुल कक्षकों की वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी बच्चों, यह हो जाएगा यहां पर 2 × 1 + 1, तो देखिए 3 आंसर आ गया। अर्थात जो P उपकोष है उसके कुल 3 कक्षक संभव हैं। अतः
पी उपकोष के कुल 3 कक्षक संभव हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो पी उपकोष है वो डंबेल होता है, तो देखिए ये जो तीनों कक्षक होंगे ये कैसे कैसे होंगे, ये देखिए ये त्रिविम है बच्चों, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ऐसे ही सभी जगह है। ठीक है बच्चों, अगर ये डंबल एक्स अक्ष पर है, ये देखिए ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं पीएक्स कक्षक। ठीक है, ये अगर वाई अक्ष पर है तो पी वाई कक्षक, और अगर जेड अक्ष पर है तो पी जेड कक्षक। ये देखिए, तो अगर हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सर्वाधिक संभावना पीएक्स कक्षक में है, तो इसका क्या मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के ऊपर उपस्थित है, एक्स अक्ष के अंदर वहां पर उपस्थित है, नाभिक के चारों ओर एक्स अक्ष में चक्रण कर रहा है। तो पीएस, पीवाई, पीजेड। अच्छा, इनके लिए जो एमएल है, जिसको हमने बोला कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का संभावित मान, देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का संभावित मान कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया है, प्लस एल से माइनस एल, और यहां पे एल का मान कितना है, 1 है, तो +1 से -1। ये देखिए, इसका मतलब अर्थात कौन कौन से मान संभव होंगे, +1, 0, -1। ये देखिए बच्चों, +1, 0 एंड -1। अब +1, 0 और -1 में कौन सा किसके लिए दिया जाएगा, तो देखिए यहां पर नोटिसेबल पॉइंट यह है, जो पीजेड कक्षक है इसके लिए, पीजेड कक्षक के लिए जो एमएल का मान है वो हमेशा 0 फिक्स है। आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों है, इसका आंसर आगे मैं आपको जब रासायनिक बंधन पढ़ाऊंगा ना, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी हमको याद रख लेना है। तथा पीएक्स अथवा पीवाई कक्षक के लिए जो एमएल का मान है वो +1 अथवा -1 में से कुछ भी लिया जा सकता है, +1 अथवा -1 में से कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो मुख्यतः जो एमएल का मान 0 है वो पीजेड कक्षक के लिए फिक्स है, और बाकी पीएक्स तथा पीवाई कक्षक के लिए जो एमएल का मान है वो आप +1 या -1 में से कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि पी उपकोष के लिए जब हम डंबल को एक्स अक्ष पर देख रहे हैं तो पीएक्स कक्षक, वाई अक्ष पर देख रहे हैं तो पीवाई कक्षक, जेड अक्ष पर देख रहे हैं तो पीजेड कक्षक, तो कुल कितने कक्षक हो गए, 3 कक्षक, 3 प्रकार के अरेंजमेंट हो गए पी उपकोष के, एस का 1, पी के 3। अब मैं इसकी जगह लेता हूं डी और एफ, तो पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, जैसे इसकी जगह अगर हम यहां पे लेते हैं डी उपकोष, डी उपकोष के लिए तुमको द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना बताया मैंने, 2 बताया, L = 2 बताया है। तो इसका मतलब यहां पर कुल कक्षकों अर्थात त्रिविमीय अभिविन्यासों की संख्या 2 × 2 + 1 5 हो जाएगी। मतलब डी उपकोष के कुल 5 अभिविन्यास, 5 प्रकार के त्रिविमीय अभिविन्यास संभव होंगे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होंगे, जैसे अभी हमने यहां पे P के लिए लिखा PX, PY, PZ, तो D क्या है, डबल डंबल, P एक ही डंबल था, D डबल डंबल। तो देखिए डबल डंबल की व्यवस्था त्रिविमीय में कैसे कैसे की गई है। सबसे पहले एक्सियल ऑर्बिटल
और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये देखिए जो डी उपकोष होते हैं उनको ऐसे दो भागों में बताया गया है, एक्सियल और नॉन एक्सियल। एक्सियल अर्थात अक्षीय कक्षक, मतलब यहां पर जो लोब्स होंगे ना डी के, डबल डंबल के, वो अक्ष पर उपस्थित होंगे, जिनके लोब अक्षों पर उपस्थित होंगे। लोब मैंने आपको मतलब जो प्रीवियस हमारा एक एपिसोड था उसमें बता ही दिया था कि क्या होते हैं लोब, है ना। तो देखिए ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लोब उपस्थित हैं, देखिए डबल डंबल के, तो इसको डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कहा गया है। और ऐसे ही यहां पर जेड अक्ष पर एक डंबल है और दूसरा डंबल, ये दूसरा डंबल, इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, दूसरा डंबल की आकृति बिगड़ी हुई है, आकृति बिगड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों डीजेड स्क्वायर। इसमें एक जो डंबल है वो जेड अक्ष पर है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डीजेड स्क्वायर, डीजेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गए ऐसे अरेंजमेंट कक्षक डी के लिए जो जहां पर लोब मतलब डंबल अक्षों पर हैं। अब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मतलब वी अक्षीय कक्षक, यहां पर लोब अक्षों के मध्य उपस्थित होंगे। ये देखिए मैंने लिखा है जिनके लोब अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं वहां पर लिखते हैं जरा। हाँ बच्चों, तो देखिए जैसे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं अर्थात जिनके लोब, जो डंबल हैं जिनके लोब अक्षों के मध्य उपस्थित हैं, वो ये डी उपकोष के लिए 3 संभव हैं। तो कुल ऐसे 5 हो जाएंगे। देखिए जो एक्सियल ऑर्बिटल अक्षीय कक्षक हैं वो 2 हैं, और ये देखिए जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, इसका क्या मतलब होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य दोनों डंबल, डी वाई जेड वाई और जेड अक्ष के मध्य दोनों डंबल, और डी एक्स जेड एक्स और जेड अक्ष के मध्य दोनों डंबल। ये देखिए बच्चों, क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से कुल 5 यहां पर डी उपकोष के कक्षक संभव हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी डी कक्षकों के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ml, उसका संभावित मान क्या होगा, वो होगा +2 से -2, प्लस एल से माइनस एल। तो +2 +1 0 -1 -2, ये सारे ml के मान संभव हैं जिनसे हम इन डी उपकोषों को बता सकते हैं। जिसमें dz स्क्वायर जो है, जो अभी हमने एक्सियल ऑर्बिटल लिखा, एक्सियल कक्षक अक्षीय कक्षक, उसके लिए ml का मान फिक्स है। जैसे आपको भी मैंने p के लिए बताया था pz, वैसे यहां पे dz स्क्वायर, इसके लिए ml का मान फिक्स है 0। बाकी किसी भी डी कक्षक के लिए ml का कोई भी मान लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो डी में कुल 5 कक्षक, एक्सियल और नॉन एक्सियल, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा अक्षीय कक्षक है, इनमें से कौन सा वी अक्षीय कक्षक है। अब मैं एफ उपकोष पर आ जाता हूं। इसके लिए एल का मान क्या है 3। कुल कक्षकों की वास्तविक संख्या एफ उपकोष के लिए 2 × l + 1, तो 2 × 3 + 1 मतलब 7 हो गई। मतलब जो एफ उपकोष है उसके लिए 7 कक्षक संभव हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एफ उपकोष ट्रिपल डंबल होता है, 3 डंबल, हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल टाइप का इसकी आकृति है। तो इसको बोर्ड पे ड्रॉ करना सातों के सातों कक्षक को असंभव काम है। तो इसीलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही है बच्चों सभी को। इस पिक्चर में जो आपके पी, एस, डी और एफ कक्षक हैं उनकी मैंने आकृति को बता रखा है, उनके त्रिविम में अभिविन्यास को बता रखा है। क्या ये ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया है बच्चों। समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए। तो यहां पर जब मैं इन सभी 7 कक्षकों के लिए ml का मान लिखूंगा तो ये हो जाएगा +3 से -3, क्योंकि +l से -l। तो +3 से -3 अर्थात +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये देखो बच्चों, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट था। हमने इससे सीखा कि हम अगर किसी उपकोष के कक्षकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो अब जो
आप हैं, इलेक्ट्रॉन जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके बाहर आके खड़े हो गए हैं, सिर्फ दरवाजा खटखटाना बाकी है। तो क्या सफर हमने तय किया? परमाणु में, मतलब होटल में सबसे पहले कहां आए? कोश में, शेल जिसको हमने बोला। कोश से कहां आए? उपकोश में, जिसको सबशेल हमने बोला। और सबशेल से कहां आए? कक्षक में। तो जो हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना, प्रायिकता कहां पर है? कक्षक में। हमने लिखा था कक्षक 3D अरेंजमेंट को बोलते हैं, त्रिविम अभिविन्यास को बोलते हैं। तो देखिए ये त्रिविम अभिविन्यास पर हम आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना होगी वो कक्षक में होगी। और कक्षक तक पहुंचने के लिए हमको 3 संख्याएं, जो क्वांटम संख्याएं हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए इस आधार पर यह लिखा जा सकता है कि जो हमने साई लिखा था ना, तरंग फलंग, जिसको हमने क्या लिखा था? ये हमने साई को लिखा था कि ये कक्षक है। ये देखिए, तो साई को हम आज के बाद ऐसे लिखा करेंगे, N L M। ये देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे कक्षक तक जाना है तो मुझे मुख्यतः इन 3 क्वांटम संख्याओं का उपयोग करना पड़ता है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो विद द हेल्प ऑफ इन 3 क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम कक्षक तक पहुंच जाएंगे। तो जर्नी कैसी लगी? अब देखते हैं दरवाजा खटखटाने में क्या होगा। तो जो लास्ट क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो हमको कक्षक तक नहीं पहुंचाएगी, वो तो पहुंच गए हो। हमको वो क्या बताएगी? वो बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, संभावित चक्रण, मतलब स्पिन कैसा है। इसलिए हम स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो जो अगले सीरीज के इस में एपिसोड आप देखोगे उसमें चक्रण क्वांटम संख्या पे मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स।